हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी विद दीपक। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है। अब देखो, केमिकल बॉन्डिंग में बी डिफाइन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। ये बॉन्ड बनता है इस वजह से कि वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। कोई भी एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और हमें पता है कि आउटर मोस्ट पहला जो सेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, दो। तो अगर कहीं एक और हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन ये कभी ले लेगा तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। जब इसको जरूरत पड़ेगी सेकंड वाले हाइड्रोजन को, तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये भी अपना स्टेबल हो गया। इसी वजह से हमारा बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही बनाया जाता है। हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, तो इस वजह से हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, और थर्ड वन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर उसको कभी कभी डैटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। अब ये देखो, जो आयनिक बॉन्ड होता है बेसिकली इसमें आयंस देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आयंस देखे जाते हैं, तो जैसे किसी के ऊपर Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो देखो ये है, जब इनके बीच में जो NaCl के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है अभी हम लोग आगे इसके सारे टाइप्स में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है इसमें शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, तो ये दोनों, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तब ये क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस वजह से जब यहाँ पे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। और जो सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनते हैं जबकि ये पूरा दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। उस केस में क्या बनते हैं, हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली कोवैलेंट नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से एरो से दिखाया जाता है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सारी एक एक टॉपिक को इसके कवर करते हैं। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड, ये क्या होता है। तो देखो, जिसमें आयन फॉर्मेशन होता है, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल विच फॉर्म ड्यू टू द गेन या फिर लॉस इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन बाई एन एटम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि या तो कोई एक एटम हो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरा क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो क्या बनता है, उस केस में हमारा क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सोडियम है, ठीक है। सोडियम का आउटर मोस्ट पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और 1, ठीक है। यहीं पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। देखो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इजीली, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसको और गेन कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इजीली। तो ये तब हमारा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करता है, अपना लॉस कर देता है। तो ये जो बचा, जो लॉस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, ये क्लोरीन के पास, तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली ऐसे बॉन्ड बन जाता है। ये यहाँ पे ये स्टेप नहीं रहेगा, यहाँ पे बनता है Na प्लस और Cl निगेटिव, तो इसी को लिखते हैं क्या, NaCl। इस तरीके से हमारा बॉन्ड बन जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो ये अब आ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 2,8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 और 8। आई बात समझ में, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक कंपाउंड क्या होता है, द केमिकल कंपाउंड फॉर्म अ रिजल्ट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यही चीज बोला गया है। तभी आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटम को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसी की ये डिफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम of an element lose or gain for the electrovalent bond is called इलेक्ट्रोवैलेंसी। कि कोई भी एटम है वो क्या कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर गेन करे तो उसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी उसी की उतनी होती है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंस, जैसे क्या है, MgCl2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बेटा, MgCl2, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछा जाए मैग्नीशियम की तो क्या होगी, +2, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछा जाए तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, -2। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो कंडीशंस क्या है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो पहली कंडीशन होती है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, कम हो, जो कि इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। पहली कंडीशन ये है कि तो पहले इजिली इलेक्ट्रॉन कौन से लूज करते हैं, जो कि मेटल्स होते हैं। मेटल ही तो होते हैं जो पहले ग्रुप के और दूसरे ग्रुप में आते हैं।
और पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप में ये जैसे मोस्ट मेटल होते हैं, और भी मेटल्स होते हैं लेकिन ये सारे मोस्ट मेटल होते हैं, ये इजीली क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और क्या होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए हायर इलेक्ट्रो एफिनिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता रखे, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखे, वो ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा एफिनिटी हो, ठीक है, तो वो कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कौन सा आता है सबसे ज्यादा, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, जो ग्रुप 17 होता है वो क्या करता है, सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, छीन लेता है। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि जो पॉजिटिव वाला एलिमेंट है वो सबसे उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। और जो इसके पास होनी चाहिए, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो इजिली हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन बेसिकली एग्जाम में यही पूछता है कि क्या कंडीशन होती है, तो बस यही याद रखना है कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, दूसरा हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, और थर्ड वन लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर क्लियर अच्छे से रहेंगी तो चीजें यहां तक यही कंडीशन तुम तीनों लिख लोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सीजियम फ्लोराइड, जो सीजियम फ्लोराइड है इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि सीजियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सबसे कम होती है। हमने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में, सीजियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे कम होती है, वो 0.4 होती है। बट फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे मोस्ट होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है, तो वो 4.3 होती है। तो इस वजह से इनका जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, मोस्ट आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये नोट पॉइंट याद कर लेना, एक बार ये क्वेश्चन बन के आया था कि विच वन इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 2017 में, कि विच वन इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, और पहला ऑप्शन दिया था NaCl, सेकेंड वन दिया था CSF, और थर्ड वन दिया था AlCl3, फिर ऐसे एक और कोई ऑप्शन दे दिया था MgCl2, ठीक है। तो इस तरीके से तो सेकंड वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये भी चीजें याद रखना कि जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड में, वो किसके किसके बिटवीन बनता है, किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं क्या, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक देखो स्ट्रक्चर्स हैं किसके, हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख लो। देखो अब कैसे स्ट्रक्चर होते, देखो मैंने अभी पीछे बताया ही दिया था लेकिन फिर से यहाँ से देख लो। जैसे ये सोडियम है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। देखो सेकंड सेल में कितने हैं, 8। तो पहला और दूसरे का ऑक्टेट हमारा क्या है, मतलब कंप्लीट है। और थर्ड वन देखो, थर्ड वन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। और इस ऐसे क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में पहला और दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट है और थर्ड वन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इजिली एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज करेगा हाइड्रोजन। क्यों, मतलब सॉरी हाइड्रोजन के सोडियम, इस वजह से करेगा क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है। तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारा गेन करेगा। तो ये चीजें हमारी यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बॉन्ड बन जाएगा। हमने अभी पीछे इसके इस टॉपिक के बारे में, मतलब इसके फिगर्स को, स्ट्रक्चर को समझाया था, फिर से यहाँ पे देख लो अच्छे से, अब क्लियर हो गया होगा पूरा। अब देखो जो एग्जाम में आता है वो इसका फिगर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या फिर लुईस सिंबल्स। ये क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनता है, ये चीज तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसमें भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को। जैसे सोडियम है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, Na के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिप्रेजेंट कर लेंगे प्लस का। क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 2 to 4, यहाँ पे 6 और 1 7। तो अब देखो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एरो करके दिखाएंगे, एकदम एग्जाम में भी ऐसे करेंगे, ठीक है, एरो करके इसको दिखाएंगे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसे क्लोरीन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो हमारा बॉन्ड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, Na प्लस का Cl का निगेटिव। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं NaCl और करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये लुईस डॉटेड सिंबल है या फिर लुईस सिंबल या फिर लुईस स्ट्रक्चर, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, अभी मैंने NaCl का बता ही दिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे किसका, Ca कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का देखो, कैल्शियम के क्या है कि 2882। तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल से अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके पास 2 और 6, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो होता है कैल्शियम होता है, ये देखो कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन ये धीरे से निकल जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन को दे देगा। और यहाँ पे देखो इस कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखो
Ca2+ और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो यहाँ तक देखो चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। तो अब देखो ऑक्सीजन का जब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ पे कैल्शियम का तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट था। तो ये वाला ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक इसको भी आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। तो इस तरीके से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये पूछता है एग्जाम में, तो ये 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम वाला NaCl वाला इजी ही आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है। अब एक तुम लोग घर पे MgCl2 का बनाना, ठीक है। अब आगे चलते। अब देखो रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है, हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा था कि जो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो दोनों प्रोसेस को, जो रिएक्शन दोनों प्रोसेस मतलब किसी भी रिएक्शन में जब दोनों प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं क्या, रिडॉक्स प्रोसेस या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बस सिंपल सा है। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जब भी हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो क्या होता है, रिडक्शन। तो या कोई भी रिएक्शन, जब ये रिएक्शन है, ये देखो NaCl2 का, तो यहाँ पे देखो यहाँ से Na से यहाँ पे Na आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि Na यहाँ पे था और यहाँ पे आया, तो ये बेसिकली Na पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लोरीन था तो क्लोरीन यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये Cl निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों प्रोसेस को मिलके हमारा क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ फ्लोराइड आयन is the same as the neon atom, what is the difference between them, between the two। ये बोल रहा है कि जब फ्लोरीन आयन है और नियॉन है, ठीक है। तो फ्लोरीन आयन का मतलब फ्लोराइड आयन है, इसका मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और एक चार्ज आ गया तो ये हो गया 10। तो जब एटॉमिक नंबर मतलब तो 9 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। नियॉन में है एटॉमिक नंबर 10 होता है और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं हमारे, इसमें 10 होते हैं। तो इसमें भी 10 है। तो बोल रहा है कि क्या इसमें डिफरेंस है, तो ये देखो कि फ्लोरीन जो आयन है इसमें तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। जैसे कोई भी सेल लेंगे, जैसे अगर फ्लोरीन की बात कर लें यहाँ पे, तो फ्लोरीन दिया है तो फ्लोरीन की बात करेंगे, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले सेल में, और सेकेंड वाले सेल में 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन किसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटॉन में कौन से चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 9 ही प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर, 9 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन आयन है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अभी आउटर मोस्ट सेल 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अब यहाँ पे देखो तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए, टोटल 10 हो गए, 2 इसमें 8 इसमें, तो 10 हो गए। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, वो 9 है, 9 ही है, ठीक है। बट नियॉन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। नियॉन में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही रीजन है कि प्रोटॉन इसमें बेसिकली क्या है, डिफरेंस है, प्रोटॉन का ही इसमें बेसिकली डिफरेंस है और किसी का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। आई बात समझ? तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। अब आगे बेटा, कोवैलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब सेकेंड बॉन्ड के पे आते हैं कि ये कोवैलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होता है। हमने बताया था द केमिकल बॉन्ड दैट फॉर्म्ड बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स, मतलब जब भी 2 कंबाइन करता है एटम, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग, जैसे कि दोनों एटम क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करें, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, तो शेयर करते हैं, तो हमारा जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, बेसिकली कोवैलेंट या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों एटम का होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों अपने आप आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तभी हमारा क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। चाहे HCl ही ले ले, तो यहाँ पे भी अपना क्या कर रहे हैं, दोनों अपने में इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में? तो दोनों देखो एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिए, यहाँ पे भी HH का भी जो बना H2, तो वहां पे भी देखो एक इलेक्ट्रॉन ही तो दोनों एटम दिए अपना, तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वेन एवर नॉन मेटल कंबाइन विथ अनदर नॉन मेटल
टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब भी नॉन मेटल कंबाइन होता है किसी दूसरे नॉन मेटल से, तो वो वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाती है, स्टेबल होती है। कैसे स्टेबल होती है, क्योंकि वो शेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं एक दूसरे के से, ठीक है, टेक प्लेस देयर एटम एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, तब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देखो हमने पता है कि हाइड्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। एक्सेप्शन में मैंने पीरियोडिक टेबल में ही बताया था कि पहला और दूसरा ग्रुप दोनों मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा नॉन मेटल है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन है, ये भी किस में आता है, जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप आते हैं वो भी सारे क्या किस में आते हैं, हमारे नॉन मेटल में आते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब और जानते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो कोवेलेंट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनते हो, जैसे कि क्या है H2 को ले लो, कॉमा Cl2 ले लो, इन सब में HCl ले लो, ठीक है। तो इन सब में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, जैसे H के बीच में बॉन्ड, Cl के बीच में बॉन्ड, HCl के बीच में बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड है ये देखो सिंगल बॉन्ड के बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमारा, तो क्या होता है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसको कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दो बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पे कौन सा, जैसे एग्जांपल पे ले लो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन यहाँ पे रख लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ऐसे ही 2 बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा बॉन्ड बना हुआ, डबल कोवेलेंट। देखो 2 बॉन्ड बने, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बने, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इथाइन, ठीक है। इथाइन हो गया, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। अब इसको बॉन्ड बना लो तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे भी एक H, तो ये ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब इसके कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से अब एक बेसिकली हम लोग सबका एक एक चीजें पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड को किस किस में प्रेजेंट होते हैं, डबल और क्या क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल। देखो नोट ये इंपॉर्टेंट है, द कोवेलेंसी ऑफ एन एटम, that number of its electron taking a part of the formation of a shared paired electron, the covalency of hydrogen is 1, oxygen is 2, nitrogen is 3, और क्या होता है, और किसका, कार्बन इज 4। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता क्या है कि कार्बन की कितनी कोवेलेंसी होती है, तो ऑप्शन आता है 4, 5, 6 और कुछ ऐसे करके एक आ जाएगा 3। तो ऐसे आ जाएगा, तो हमारा कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। कोवेलेंसी होती क्या है, कोवेलेंसी वही होती है बेसिकली, कोवेलेंसी क्या होती है कि कितने इसके पास और किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि वो अपने आप को क्या कर ले रहा है, स्टेबल कर ले रहा है, ठीक है। जैसे कि यहीं पे बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 होंगे। कैसे, जैसे नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5। तो देखो हम आउटर मोस्ट शेल का 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड किसी एटम से बना लेगा, जैसे H और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए हैं और 5 ये थे, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो इसका बॉन्ड भी बन गया और नाइट्रोजन अपने आप में स्टेबल भी हो गया। तो क्या हो गया, तो इसकी कोवेलेंसी बेसिकली कितनी होगी कि जितने बॉन्ड बनाए उसने कितने बॉन्ड बनाए, 3। तो इसकी देखो नाइट्रोजन की यहाँ पे कोवेलेंसी देखो दी हुई है कितनी है, 3। तो ये याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कोवेलेंसी चेक करते हैं, आई बात समझ में। अब देखो एक्सेप्शन में भी कुछ आता है, जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो वो फॉस्फोरस की वैलेंसी कभी कभी वो 3 दिखाती है और एक्सेप्शन में होता है। तो तुम्हारे सिलेबस में अभी 3, अगर ऑप्शन में आएगा तो 3 लिखना, ठीक है। और कभी कभी ये फॉस्फोरस 5 भी कोवैलेंसी दिखाता है। तो बेसिकली तुम्हें तुम्हारे अभी सिलेबस में 3 तक है, तो मतलब ये लिखना कि 3 इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है बेटा, 3 होती है, मतलब 3 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, तो PH3 फॉस्फीन ऐसे बनाता है, ठीक है। तो यहां तक अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखो, अब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना आए, कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर किसी टाइप का नो चार्ज सेपरेशन हो। जैसे हाइड्रोजन है, देखो दोनों अपने आप में ही इक्वल, जितनी एनर्जी इसकी है सेम उतनी ही एनर्जी इसकी भी है। तो ना इससे कभी कोई इलेक्ट्रॉन वो करेगा कि मतलब कि मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाए या इसके ऊपर ऐसा कुछ चार्ज आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे शेयर्ड होते हैं दोनों का इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली शेयर तो सारे कोवैलेंट बॉन्ड में होते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एटम हमारा सेम है, तो बेसिकली दोनों की एनर्जी भी क्या है, यहाँ पे एनर्जी की भी बात करें तो वो क्या है, हमारी इक्वल है। तो जब एनर्जी हमारी इक्वल होती है, जब चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होता है, नो चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, द मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिकली, मतलब सिमेट्रिकल हो, कोई भी चार्ज टेक प्लेस ना हो, उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई दो एटम जैसे ऐसे दे देगा Cl2 O2 HCl
ये O2 की जगह CO2 और यहाँ पे कोई दे देगा NH3। अब बोलेगा कि इसमें से हमें बताओ कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बेटा, अब देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जान लेते हैं। अब नॉन पोलर देख लिया, तो पोलर, पोलर का मतलब जिसके ऊपर चार्ज आ जाए। जैसे अभी हमने नॉन पोलर पढ़ा था, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, इक्वल हो, इस पे नॉट इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, इस पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हल्का सा होगा, मतलब लो एनर्जी होगी, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ताकतवर होगा। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा मोस्टली स्ट्रांग है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या करता है, क्लोरीन ज्यादा रखता है। तो ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या करेगा, छीन लेगा। तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा क्या होता है, पॉजिटिव, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं। और इसी मूवमेंट को जो चार्ज आ जाता है ऐसे, इसी को बोलते हैं क्या, बेसिकली डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। अ मॉलिक्यूलर दैट हैज बोथ स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ डाइपोल मूवमेंट। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे H2O, एक एग्जांपल ले लो, H2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे भी पॉजिटिव, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये ज्यादा ताकतवर है, तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, ऐसे एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, देखो। तो यहाँ तक चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी, आई बात समझ में, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी छीना, इससे भी छीन लेगा। तो उसी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों चीजें इसी को बोलते हैं। ओके, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं आज के लिए, ये बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या कंडीशन होती है फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड की। तो हमारी क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहला तो बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक्सेप्ट किसके, वो नॉन मेटल की बात हो रही है, एक्सेप्ट किसके, हाइड्रोजन, बेरियम, बोरान और एल्यूमिनियम, इन चारों को छोड़ के, एक्सेप्ट इन 4 को क्या करके छोड़ के, बाकी सबके आउटर मोस्ट सेल में क्या होने चाहिए, 4 या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, बोथ एटम की या तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, या फिर हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, या फिर हायर क्या हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। मतलब बोथ एटम को, अगर वो ऐसा नहीं कि मतलब एक के पास अगर हायर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो, दूसरे के पास हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ऐसा नहीं, दोनों के पास इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो दोनों के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रो एफिनिटी बराबर होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बनता है। द इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम शुड बी जीरो। जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, जैसे जो चार्ज होता है दोनों का क्या होना चाहिए, अगर ये ना कि ये ज्यादा ताकतवर हो जाए तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज हो जाएगा, और ये तो दोनों का जीरो होना चाहिए, जो भी चार्ज होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए जीरो पे। क्यों, क्योंकि अगर कोई ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जैसे CF को अगर हम यहाँ पे ला लें, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ रहा, तब तो ये सिंपल सा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ना ये तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए, टोटली इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये सारी कंडीशंस थी, इसे पढ़ लेना अच्छे से। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसका जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।